गुड मॉर्निंग। पाठ 12 है पादप में जनन। उसका एक वीडियो हमने पहले ही देख लिया। अब पहले वीडियो में हमने लैंगिक जनन और अलैंगिक जनक दोनों के बारे में सीखा था। उसमें हम अभी किसकी पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी अलैंगिक जनन, यानी कि जिस जनन में बीज की ज़रूरत ना पड़े, ऐसे ही हम पौधे वृक्ष के किसी दूसरे भाग से हम नया पौधा उगा सकते हैं। वैसे प्रजनन को हम क्या कहेंगे, तो अलैंगिक जनन। यानी कि अलैंगिक जनन में क्या क्या आता है, तो कायिक प्रवर्धन हमने पहले देख लिया। और आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे, दूसरा है मुकुलन। मुकुलन भी जो वृक्ष में है वो बीज से नहीं होता, बीज के वृक्ष के जो दूसरे भाग है उससे मुकुलन की प्रक्रिया होती है। तो आज हम मुकुलन के बारे में देखेंगे। आपने पहले ईस्ट के बारे में पढ़ा है, जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा ही देखा जा सकता है। इनके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ईस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन करने लगती है। यदि पर्याप्त मात्रा में, यानी कि ज़रूरी मात्रा में अगर पोषण उपलब्ध हो तो ईस्ट है वो कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन यानी कि जनन करने लगते हैं। याद रखिए कि ईस्ट एक कोशिक जीव है। ईस्ट कैसा जीव है, तो ईस्ट एकल कोशिका यानी कि एक कोश से बना हुआ जीव, यानी कि एक कोशिक जीव है। एक कोशिक जीव यानी कि उसमें सिर्फ एक ही कोश है, उसका शरीर सिर्फ एक ही कोशिका से बना हुआ है। आइए हम देखते हैं कि ये जनन कैसे करते हैं। क्रियाकलाप 12.3। बेकरी से ईस्ट केक अथवा केमिस्ट की दुकान से ईस्ट पाउडर खरीद ले। चुटकी भर ईस्ट लेकर इसे किसी ऐसे पात्र में रखें जिसमें कुछ जल हो। इसमें 1 चम्मच शक्कर डालकर उसे घोल दीजिए। एक पात्र में जल लेना है और उसमें क्या करना है कि 1 चम्मच शक्कर डालकर उसे जल में घोल लेना है। अब उस पात्र को किसी कमरे में गर्म भाग में रखें। 1 घंटे के पश्चात इस द्रव की 1 बूंद कांच की स्लाइड यानी कि पट्टी पर रखकर सूक्ष्मदर्शी यंत्र में देखें। आपको क्या दिखाई देता है? आप नई ईस्ट की कोशिकाओं को देख सकते हैं। तो हाँ, हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र में जब देखेंगे तो उसमें ईस्ट की नई कोशिकाओं को हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखें तो ईस्ट की कोशिका है, जो हमने ईस्ट का पाउडर डाला था उसमें क्या होता है, तो ईस्ट की कोशिका होती है। तो थोड़े समय बाद क्या होगा, तो जो पानी में हमने शक्कर घोली थी, यानी कि शक्कर घोलने की वजह से क्या होगा, तो शक्कर घोलने की वजह से ईस्ट को पर्याप्त मात्रा में पोषण मिलेगा। तो पोषण मिला और गर्म कमरे में हमने रख दिया था, तो उससे क्या होगा कि पोषण और वातावरण सही मिलने के कारण उसमें एक मुकुल है वो विकसित होगा। तो पहले कोशिका ऐसी थी और जो पोषण मिलने के बाद क्या होगा, तो उसमें एक मुकुल विकसित होगा। ये मुकुल विकसित होने के बाद क्या होगा, तो एक नवीन मुकुल विकसित होगा और जो ईस्ट कोशिका की मेन कोशिका है उससे एक अलग ही नवीन मुकुल उत्पन्न होगा। और उसके बाद क्या होगा कि मुकुल की श्रृंखला बनेगी। ये एक ईस्ट की कोशिका है और यहाँ पर नवीन मुकुल बने हैं, उसकी क्या होगी, श्रृंखला, यानी कि एक कड़ी बनेगी। जो नवीन मुकुल बना है उसकी एक कड़ी बनेगी। ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। जो ईस्ट कोशिका से जो बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब की जैसी रचना होती है उसे हम क्या कहेंगे, मुकुल या तो फिर कली कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, मुकुल या तो फिर कली। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनन कोशिका से विलग होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है। तो मुकुल का काम क्या है, तो मुकुल वो क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग यानी कि अलग होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है। नई ईस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है। जो नई ईस्ट की कोशिका बनती है वो विकसित होकर परिपक्व बन जाती है और फिर नई ईस्ट कोशिकाएं बनती है।
कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं, जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। यदि यह प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में इष्ट कोशिकाएं बन जाती है। तो कभी कभी क्या होगा, तो नवीन मुकुल से एक नए मुकुल विकसित हो जाते हैं, जिसमें एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। ऐसे ही ये प्रक्रम है वो थोड़े समय बाद नई नई श्रृंखला बनाता जाएगा। यदि ऐसी प्रक्रिया कुछ समय चलती रहेगी तो बहुत ही ज़्यादा संख्या में इष्ट कोशिकाएं बन जाती है। आगे का हम देखेंगे खंडन। पहला था कायिक प्रवर्धन, दूसरा था मुकुलन और तीसरा है खंडन। अपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अवपंकी गुच्छे यानी कि फिसलनदार तैरते हुए देखा होगा। हमने तालाब और जो पानी ठहरा हुआ जलाशय में होता है उसे हमने देखा है, तो उसमें हमने अवश्य ही हरे रंग की जो अवपंकी यानी कि जो गुच्छेदार रचना होती है, जिसके ऊपर अगर हम पैर रखेंगे तो हम फिसलनदार यानी कि जिसके ऊपर अगर हम पैर रखेंगे तो हम आसानी से फिसल सकते हैं, ऐसी गुच्छेदार अवपंकी को तैरते हुए देखे होंगे। ये शैवाल है, इसको हम क्या कहेंगे हिंदी में? शैवाल। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं। जब जल और पोषक तत्व, जब जल मिलता है और जल में पोषक तत्व होते हैं तो शैवाल वृद्धि करता है और तेज़ी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं, और तेज़ी से खंडन द्वारा गुणन भी करते हैं यानी कि जनन भी करते हैं। शैवाल 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। तो शैवाल है ये 2 या तो फिर अधिक खंडों, उससे ज़्यादा खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। अगर शैवाल का कोई खंड या तो फिर कोई टुकड़ा है वो अगर कहीं से पितृ में से अलग हो गया तो एक नई जीव की वृद्धि कर सकता है। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। यही प्रक्रम यानी कि ये प्रक्रिया है वो निरंतर चलती ही रहती है, इसीलिए कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। हमने देखा है कि शैवाल अगर कुछ समय पहले हम अगर कुछ तालाब या तो फिर जलाशय पास गए होंगे तो शैवाल थोड़े ही विस्तार में होगा, और थोड़े ही दिनों के बाद हम जाएंगे तो वो शैवाल है पूरी की पूरी जलाशय में फैल चुका होगा। तो इसका कारण क्या है कि ये जो खंडन की प्रक्रिया है वो खंडन की प्रक्रिया शैवाल में निरंतर ही चलती रहती है। इस कारण शैवाल है वो कुछ ही समय बाद एक बड़ा क्षेत्र बना लेता है। चौथा है बीजाणु सर्जन। आपने आगे पढ़ा कि डबल रोटी में यानी वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। हमने देखा कि डबल रोटी यानी कि ब्रेड में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। तो ब्रेड थोड़े समय पड़े रहने की वजह से क्या होगा, तो वायु में जो उपस्थित बीजाणु होते हैं उससे उस बीजाणुओं के ब्रेड के ऊपर लगने के कारण उस पर कवक उग जाते हैं। डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणुओं को देखिए, तो डबल रोटी को हम थोड़े दिन पड़े रहने देंगे तो उस पर क्या होगा, तो गर्म कमरे में उसको सही वातावरण मिलने के कारण जो ब्रेड है उसके ऊपर सफ़ेद रंग की जो रुई जैसी कुछ सफ़ेद धब्बे हमें दिखाई देते हैं। तो वो क्या है, तो कवक यानी कि कवक अथवा तो फंजाई यानी कि फूग यानी कि फंजाई बन जाता है। जो रुई के जाल में बीजाणु को देखे तो उस जाल में क्या होगा, तो उस जाल में जो फंजाई बनी हुई है डबल रोटी के ऊपर, तो उस जाल में बीजाणु होते हैं और उस बीजाणु को हमें देखना है। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो ये वायु में तैरते रहते हैं। जो ब्रेड के ऊपर जो बीजाणु बनते हैं तो ये बीजाणु वायु में निर्मुक्त होते हैं और ये वायु में तैरते रहते हैं। क्योंकि ये बहुत ही हल्के होते हैं, ये बीजाणु है वो वजन में बहुत ही हल्के होते हैं और ये वायु में तैरते रहते हैं, इसीलिए ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं, इसीलिए कहीं किसी भी जगह पर आसानी से जा सकते हैं।
बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। बीजाणु है वह अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है। ये सभी बीजाणु उच्च तापमान और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए उस पर एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका होता है, इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। तो जैसे ही अगर इस बीजाणु को अनुकूल परिस्थिति मिली तो वैसे ही बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। अनुकूल परिस्थिति मतलब क्या? तो कोई भी हमारा खुराक है, यानी कि अचार है, ब्रेड है, रोटी है, ऐसी चीज़ों को अगर खुली देखेंगे ये बीजाणु, तो ये बीजाणु क्या करेंगे कि उस पर जाकर लग जाएंगे और वहाँ पर जाकर वह अंकुरित होंगे और वहाँ पर ही, यानी कि ब्रेड पर हो या तो फिर रोटी पर ही वो नया जीव विकसित करेंगे। मोस और फर्न जैसे पादप में भी जनन बीजाणु के द्वारा होता है। मोस और फर्न ये दोनों ही पौधों के नाम है। वैसे ये दोनों पौधों में भी जनन बीजाणु के द्वारा ही होता है। तो ये दोनों ही पौधों में जनन कैसे होता है? तो बीजाणु के द्वारा होता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। दोनों ही वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो दूसरी बार आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं।